तुम तो पागल हो। वो दुल्हन बनी इनाया दीवार से लगी सिसक रही थी, जबकि बेड पर बैठा हैदर खान किसी पागल की तरह हंस रहा था। हैदर खान, जिसका नाम बिजनेस और अंडरवर्ल्ड दोनों में खौफ की पहचान था, एक एक्सीडेंट के बाद अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। इनाया को उसकी देखभाल के लिए रखा गया था, लेकिन फिर एक दिन हैदर खान की ख्वाहिश पर इनाया का निकाह जबरदस्ती उसी से कर दिया गया। वो अपनी बदकिस्मती पर रोते रोते फर्श पर ही सो गई। जब उसे होश आया तो खुद को बिस्तर पर पाया। ड्रेसिंग रूम से किसी के गुस्से की आवाज़ें आ रही थीं। वो जैसे ही ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी, अचानक दरवाज़ा खुला और हैदर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। छुप छुप कर क्या सुन रही थी? वो जोर से गुर्राया। इनाया घबरा गई। मैंने कुछ नहीं किया। जबकि दुल्हन के रूप में उसे सजा देखकर हैदर ने उसे सर से लेकर पांव तक देखा था और फिर उसके ब्लाउज की डोरियों को कांपती उंगलियों से सुलझाने लगा और फिर एक झटके से रात की स्याही हर ओर पसर चुकी थी, इतनी गहरी, इतनी डरावनी कि इनाया ने पहले कभी महसूस न की थी। वो जल्दी जल्दी कमरे की चीज़ें समेटने लगी, तभी हैदर उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। मेरा पौधा मर गया इनाया, चलो मेरे साथ, वो उसका बाजू खींचता हुआ बोला। इनाया ने उलझे अंदाज में उसकी ओर देखा और फिर अपनी कलाई की घड़ी। हैदर साहब, क्या हम कल? बस अब एक भी शब्द मत बोलो, वो रूठे बच्चे की तरह चिल्लाया। बारिश होने वाली है, अगर डर लगा तो तुम मत जाओ ना, मेरी दोस्त हो ना। उसकी मासूमियत भरी भारी आवाज़ इनाया के दिल को चीर गई। एक 6 फीट का लंबा मर्द, जिसका चेहरा दुनिया भर को डराता था, मगर आज बच्चों जैसी मासूम आंखों से उसे देख रहा था। सफ़ेद बेदाग शर्ट, सलीके से पहनी काली ट्राउजर और गालों पर फैली मासूमियत। लेकिन हैदर, तुम घर में अकेले थोड़ी होगे जो बारिश आने से डर जाओगे। तुम्हारी दादू भी तो है ना घर पर, तुम्हारे चाचू भी और उनकी फैमिली भी। मुझे अब जाना होगा। और रही बात तुम्हारे पौधों की, तो देखो ना अभी बारिश होगी। इनाया आगे कुछ कहती कि हैदर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। और अगर बारिश हुई, मुझे डर लगा, तो तुम नहीं जाओगी ना? उसने उसका हाथ थाम लिया। इनाया ने धीमे से हल्की सांस ली। हैदर साहब, ये वाली बारिश नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की बूंदों वाली। और आपका पौधा वो फिर से जिंदा हो जाएगा सुबह तक। लेकिन लेकिन इंसान मरकर नहीं लौटते ना, तो फिर पौधा भी मरकर वापस नहीं आएगा। उसने गर्दन मोड़कर इनाया की आंखों में एक मासूम सा सवाल किया। इनाया की आंखों में नमी उभर आई, होठों पर एक नरम मुस्कान थी। ऐसा नहीं होता, बारिश की बूंदें तो पेड़ पौधों के लिए अमृत का काम करती हैं। देखना, सुबह तक तुम्हारा पौधा जिंदा हो जाएगा। वो चुपचाप उसका हाथ थामे हुए उसे कमरे तक छोड़ने लगी। वो छोटे छोटे कदमों से उसके साथ चल रहा था, जैसे कोई मासूम सा बच्चा किसी टॉफ़ी की दुकान की तरफ जाता है। शुरू शुरू में इनाया बहुत डरती थी, सहमती थी। उसे बताया गया था कि वो पागल है, मानसिक रूप से बीमार, और इनाया को उसकी देखभाल के लिए रखा गया था। लेकिन वो वाकई पागल नहीं था। उसका दिमाग बस कहीं 7-8 साल के बच्चे की उम्र में जाकर रुक गया था। वो एक बेहद खूबसूरत मर्द था, खूबसूरत नए नक्श, रंग साफ, खूबसूरत घने बाल जो हमेशा उसके चौड़े माथे पर बिखरे रहते थे। वो कंघी भी कर देती तब भी उन्हें बिगाड़ लेता था। आंखों में कोई तकलीफ छुपी हुई थी, लेकिन मासूम। जब इनाया ने उसे पहली बार देखा, उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा था। लेकिन वक्त के साथ उसे ये भी एहसास हुआ कि वो किसी मर्द की देखभाल नहीं कर रही, बल्कि एक मासूम से बच्चे की केयर टेकर बन चुकी है, जो जितना मासूम था उतना ही शरारती भी और उतना ही डरपोक भी। वो दोनों एक लंबे सजे हुए कमरे तक पहुंचे। इनाया ने उसे समझाते हुए नरमी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और वहां से चली गई। हॉल बहुत बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा लंबा, ऊंची छत वाला, और हर कोना किसी महंगे आर्ट गैलरी की तरह सजाया गया था। वो बाहर आई तो ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वो यहीं होती थी, पूरे 12 घंटे, और उसे छुट्टी नहीं मिलती थी, कभी भी नहीं। ये उसके जॉब की शर्त थी, जिसके बारे में उसे पहले ही दिन बता दिया गया था। आंधी हो या तूफान, बीमारी हो या मौत, तुम्हें खान हाउस आना ही पड़ेगा, यही कहा गया था। और वो आती थी, रोज आती थी, क्योंकि उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि किसी बड़ी कंपनी में हाई प्रोफाइल जॉब करके कि भी वो इतना कमा नहीं सकती थी। वो एक दिमागी तौर पर अपाहिज इंसान की देखभाल करके पूरे घर का खर्च चला रही थी। उसी पैसों से छोटे भाई बहनों की फीस जाती, राशन आता, गैस, बिजली, दवाइयाँ, सब कुछ।
वो घर लौटती तो इतनी थकी होती कि बिस्तर से उठकर खाना खाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। कभी कभी तो भूखे पेट ही आंख लग जाती और नींद से पहले बस एक ही सोच दिमाग में होती, क्या ये जिंदगी है या बस एक सौदा। शुरुआत में उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं, उसकी कैद बन जाएगी। हैदर उस पर इतना डिपेंडेंट हो जाएगा कि उसकी छुट्टियां एकदम से ख़त्म कर दी जाएंगी, उसकी ड्यूटी की टाइमिंग भी बढ़ा दी जाएगी और बदले में तनख्वाह सीधी 10 गुना ज़्यादा कर दी जाएगी। वो भी भारी भरकम तनख्वाह उसके कदम रोकने लगी थी और 6 महीनों में वो खुद भी हैदर खान की आदी हो चुकी थी। खाना खाते हुए वो बिल्कुल खामोश थी। इनाया बेटा, ये जॉब छोड़ दो, अम्मी ने बहुत धीरे से कहा। सामने ही काफ़ी देर से बैठी उसकी अम्मी छोटे छोटे सवालों से इस टॉपिक को छेड़ने की कोशिश कर रही थीं। आमना बेगम, इनाया की माँ। इनाया ने खाना खाते हाथ रोका, फिर एक थकी हुई मुस्कान के साथ सामने रखे खाने पर निगाह डाली। चिकन कढ़ाई, कबाब, रसमलाई, सलाद, बिरयानी। अगर मैं नौकरी छोड़ दूं तो ये सब कहाँ से आएगा अम्मी? उसकी आवाज़ बेहद शांत थी, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ छुपा हुआ था। अम्मी, खालिद और अदनान की फ़ीस कौन देगा? बिजली का बिल, गैस का बिल। आप ही तो कह रही थी कि खालिद और अदनान को स्पोर्ट बाइक चाहिए। आपको भी ये गोल्ड का सेट पसंद आया था ना, वही नाजुक सा जो पूनम से कह रही थी आप। न कोई तंज था लहजे में, न कोई गुस्सा, बस एक सच्चाई थी जो हद से ज़्यादा कड़वी थी। हम किसी न किसी तरह कर लेंगे बेटा। देखो, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं, कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेंगे, अम्मी ने उम्मीद से कहा। लेकिन इनाया ने गर्दन ना में हिला दी। मैं ये जॉब नहीं छोड़ना चाहती अम्मी। उसका जवाब साफ था, पत्थर की तरह भारी। लेकिन इनाया, 12 घंटे कम नहीं होते, ये इंसानी हद से ज़्यादा है बेटा। अम्मी का स्वर अब भीगने लगा था। मेरे लिए अब ज़्यादा नहीं रहा अम्मी, आदत हो गई है मुझे। 9 महीने हो चुके हैं और मैं एडजस्ट हो चुकी हूँ। वो वही इनाया थी जिसने तीसरे महीने में आकर रोते हुए कहा था कि वो थक चुकी है, ये नौकरी नहीं करना चाहती। उसकी खुद की दिमागी हालत बिगड़ रही है। उसकी पर्सनल ज़िंदगी, दोस्त, रिश्तेदार, घूमना फिरना, सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन तब वक्त और मजबूरी ने उसे तोड़कर वहीं रोक दिया था और अब जब वो हर तकलीफ़ को बर्दाश्त करना सीख चुकी थी, तब अम्मी उसे रोक रही थीं। पहले जहाँ उसकी तनख्वाह 1 लाख थी, अब 3 लाख हो चुकी थी। लेकिन अब बात सिर्फ तनख्वाह की नहीं थी, अब बात हैदर की थी। उसे हैदर खान की आदत हो चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे हैदर को उसकी। अब तो इनाया को भी लगता कि शायद वो भी हैदर के बिना जी नहीं पाएगी। तुम ही तो कह रही थी इनाया कि तुम्हारी ज़िंदगी पर इसका बुरा असर हो रहा है। अम्मी की आवाज़ टूटी हुई थी। और दूसरी बात, मैं तुम्हारी शादी भी करना चाहती हूँ बेटा, कोई अच्छा लड़का देख रही हूँ मैं। इनाया ने अपनी माँ की ओर देखा। आंखों में पानी नहीं था, लेकिन उसकी नज़रों में एक तूफान था। उसने धीरे से थाली हटाई और अपनी मुट्ठी भींच ली। अब जवाब से नहीं, फैसले से आने वाला वक्त था। तब की बात अलग थी मम्मी, लेकिन अब बात बिल्कुल अलग है। इनाया की आवाज़ धीमी थी। एकदम से जो ये 3 लाख रुपये हर महीने हमारे हाथ में आते हैं ना, उनका अचानक छिन जाना मामूली बात नहीं है। पूरा घर बिखर जाएगा। और रही बात कारोबार की, तो मम्मी, कारोबार इतनी जल्दी नहीं चलते। ये सपने हैं, हकीकत नहीं। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जो कुछ मैंने पहले कहा था, मैं अपने वो सारे शब्द वापस ले रही हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अब पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। वो पल भर को रुकी, फिर माँ की आंखों में देखकर बोली, और रही बात मेरी शादी की, तो आप जानती हैं ना, मेरे पास है ही क्या। न गोरी रंगत है, न लंबा कद है, और ना ही कोई खूबसूरत नए नक्श। आपको वाकई लगता है कि कोई लड़का मुझ जैसी मामूली लड़की को पसंद करेगा? वो एक कड़वी कसीली सी हंसी हंस दी। माँ ने झुंझलाकर कहा, किसने कहा कि तू खूबसूरत नहीं है? ऐसी खूबसूरत आंखें देखी हैं कहीं? ऐसी तीखी नाक, ये होंठ, और ये खूबसूरत मासूम सा चेहरा, और ये खूबसूरत घने काले बाल जिन पर मेरी बरसों की मेहनत लगी है। इनाया हल्के से मुस्कुराई। चलो, मान लिया कि नए नक्श प्यारे हैं, लेकिन पता है मम्मी, मेरे सामने रंग ने इन्हें छिपा रखा है। किसी को नज़र नहीं आते ये नए नक्श। लोग सिर्फ वो गोरा रंग देखते हैं, और मेरे पास वो नहीं है। वो बात करते हुए उठकर खड़ी हुई। उसके लंबे रेशमी बाल कमर से बहुत नीचे तक लहरा रहे थे।
माँ अफसोस से अपनी बेटी को देख रही थी, जो हाल ही में 25 पार कर चुकी थी। रंगत इतनी सांवली भी नहीं थी, जरा सी देखभाल कर लेती तो और भी प्यारी लग सकती थी, मगर इनाया ने खुद पर ध्यान देना कब का छोड़ दिया था। गाड़ी जैसे ही खान हाउस के पोर्च में रुकी, हमेशा की तरह हैदर ऊंचे संगमरमर के चबूतरे पर बैठा मासूमियत से उसकी राह देख रहा था। वो पहले परेशान हो जाया करती थी जब गेट पार करते ही हैदर को खड़ा पाती, मगर अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिलने लगी थी। वो जैसे ही बाहर निकली, हैदर उछलता हुआ वहां से नीचे उतरा। हेलो इनाया। हेलो नहीं हैदर। अस्सलाम वालेकुम, वे एकदम झेंपते हुए बोला। सिखाया था ना, फिर क्यों नहीं बोलते? वो उसे घूरते हुए बोली। वालेकुम अस्सलाम। फिर उसके सवाल का जवाब देती धीरे से मुस्कुरा दी। नाश्ता कर लिया? इनाया ने पूछा। थोड़ा सा किया, बाकी आपके साथ करूँगा, हैदर ने फ़ौरन जवाब दिया। आज आप मुझे चॉकलेट शेक पिलवा दो, हम बोटिंग पर भी जाएंगे और टॉय स्टोरी भी देखने। बिल्कुल ठीक, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा, इनाया ने नरम मुस्कान के साथ कहा और उसे चलने का इशारा किया। वो उसके आगे आगे चलने लगा। आपने कहा था कि पौधे जिंदा हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुए, वो अचानक पलट कर बोला। इनाया मुस्कुरा दी। कुछ दिन लग सकते हैं हैदर, थोड़ा सब्र करो। वो ठीक है कहकर सर हिलाता सरपट अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जब कमरे में दाखिल हुए तो हैदर ने गर्दन घुमाकर घमंड भरे अंदाज में कहा, आई फिक्स माई बेड माई सेल्फ। इनाया उसकी मासूम सी अकड़ पर हंस पड़ी। गुड बॉय। जबकि हैदर ने खुशी से शर्माते हुए दोनों मुट्ठियां आपस में मिलाईं। उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें चमक रही थीं। कमरा साफ सुथरा, एक तरफ ढेर सारे खिलौने थे। हाँ, वो खिलौनों से खेलता था, तरह तरह के रंग बिरंगे खिलौने। तभी आहट हुई। वो पीछे पलटा तो सामने सुरैया बेगम खड़ी थीं। सफ़ेद साड़ी पहने, बालों को जूड़े में लपेटे, झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर मुस्कुराहट वही पुरानी, वही सुकून देने वाली। हेलो दादू, देखो मैंने अपना बेड खुद ठीक किया है और ये सब मुझे इनाया ने सिखाया है। वो चहकते हुए दादी के पास आया तो उन्होंने उसे प्यार से अपने सीने से लगाकर उसके नरम बालों पर हाथ फेर दिया। अच्छा देखो, अभी शौबर मत लेना, राशिद आ रहा है। उन्होंने बस इतना कहा और उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। राशिद, उसका पर्सनल हेयर ड्रेसर, जो उसकी शेविंग, बाल और उसकी पर्सनल देखभाल किया करता था। ये 1 घंटा होता था जब इनाया को थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता था। शुरू शुरू में जब हैदर उससे अपने इन कामों के बारे में बातें करता तो इनाया घबरा जाती, बेचैन हो जाती, लेकिन फिर उसने हैदर को उसी तरह प्यार से समझाया जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाते हैं, और उसे हैरत के साथ तसल्ली हुई थी कि हैदर को बात एक बार में ही समझ आ गई थी कि इनाया से क्या बात करनी है और क्या नहीं। ओके कहता हुआ वो खिलौनों की तरफ लौट गया, जबकि इनाया उसकी फरमाइशी नाश्ते की तैयारी में किचन की ओर बढ़ने लगी। साथ ही सुरैया बेगम भी उसके साथ आई। हैदर, अब तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं करता? उन्होंने धीमे से पूछा। नहीं मैडम, इनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और उस मुस्कान की चमक कुछ ऐसी थी कि सुरैया बेगम एक पल के लिए ठहर गईं। एक ख्याल उनके दिमाग में कौंधा, जिसे उन्होंने झटक दिया और आगे बढ़ गईं। इनाया किचन की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में उसने हैदर को नाश्ता करवाया। वो अलग अलग नाश्ता करने का आदी था, हर चीज़ उसे ख़ास होनी चाहिए थी। इस घर में जब इनाया पहली बार आई थी तब ये घर बहुत से लोगों से भरा हुआ था। हैदर की दादी, चाचा, चाची, उनके बेटे, बहुएं और उनके बच्चे सब रहते थे, मगर वक्त के साथ सब एक एक करके कम होते चले गए। गैर शादीशुदा कजिन्स में एक की शादी हो गई, जबकि दूसरा अपने भाई शहबाज के साथ विदेश पढ़ने चला गया, और जो शादीशुदा थे वो अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग घरों में बसने लगे। इनाया को ये समझने में ज़्यादा वक्त लगा कि ये सब हैदर की वजह से हो रहा है। सब उसके साथ एक ही घर में रहने से बचना चाह रहे थे। उन्हें उसकी मौजूदगी से प्रॉब्लम थी, मगर इनाया आज तक इस बात से बेखबर थी कि हैदर का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, और सबसे बढ़कर वो ये नहीं जानती थी कि वही हैदर खान जो मासूम सा बर्ताव करता है असल में खान खानदान का इकलौता वारिस और पूरे कारोबार का मालिक था। उधर सुरैया बेगम धीमे धीमे कदमों से अपने छोटे बेटे के कमरे की ओर बढ़ रही थीं। वैसे तो वो अपने कमरे तक ही सीमित रहती थीं, मगर आज उन्हें एक ख़ास फाइल पर बात करनी थी। वो बहुत बड़ी बात थी, इसलिए ज़रूरी थी। अभी वो कमरे की खिड़की तक पहुंची थीं कि अंदर से आती आवाज़ों ने जैसे उन्हें बर्फ़ में बदल दिया। अब ये हैदर नाम की तलवार कब तक हमारे सर पर लटकती रहेगी? कुछ करते क्यों नहीं इसका? ऊपर से वो लड़की रोज़ मुंह उठाकर आ जाती है, पूरा दिन यहीं डेरा डाले रहती है।
सुरैया बेगम की बहू समरीन बेगम अपने पति आमिर से बात कर रही थी। तो मैं क्या करूं? एक प्लान किया था वो भी फेल हो गया। शुक्र करो याददाश्त नहीं रही उसकी, वरना क्या ऐसे छोड़ देता इस मामले को, हम सबको बर्बाद कर देता, मौत के घाट उतार देता। बेटे का जवाब सुनती वो वहीं से पलट आई। इससे ज़्यादा कुछ सुनने की उनकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन लौटते हुए उनके चेहरे का रंग बदल चुका था, जैसे कोई पत्थर रखा हो। धीमे धीमे कदमों से वो अपने कमरे तक पहुंची और एक सिसकी के साथ पलंग पर बैठ गईं। सारा कमरा उनके सिर पर घूम रहा था। हैदर का चेहरा उनकी आंखों से हट नहीं रहा था। उनके बड़े बेटे सिकंदर की निशानी उनका पोता हैदर खान, जिसकी जान के दुश्मन उसके अपने ही हो गए थे। जायदाद का लालच क्या वाकई इतना अंधा कर देता है? आज पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि खून के रिश्तों से बड़ा लालच और कुछ नहीं होता। उनका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उन्हें पता था इस उम्र में वो हैदर की हर वक्त हिफाजत नहीं कर सकती। इनाया सारा दिन उसके साथ होती थी, लेकिन रातें वो हैदर की सबसे बड़ी तन्हाई थी। उन्हें कुछ करना ही था। जल्दी, बहुत जल्दी वो एक फैसला करके इनाया के पास आई। इनाया, हैदर से शादी करोगी? बहुत ही धीमे मगर ठहराव से पूछे गए इस सवाल ने इनाया के पैरों तले से जमीन निकाल ली। वो हैरान सी सुरैया बेगम को देखने लगी। शादी? हैदर से? यही तो थी जिन्होंने नौकरी देते हुए साफ कहा था हैदर को छूना तक नहीं, ना उसे खुद को छूने देना। कितने पन्नों पर दस्तखत करवाए थे उससे, लीगल नोटिस तक साइन करवाया था। अब वही औरत उससे कह रही थी कि शादी कर लो। लेकिन क्यों? वो बस इतना ही कह पाई। जबान बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। क्योंकि उसकी जान को खतरा है। एक ठंडी सांस के साथ सुरैया बेगम ने अपना दिल खोलकर रख दिया। मैं जानती हूँ वो तुम पर भरोसा करता है और तुम भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचने दोगी। अगर तुम हैदर से शादी के लिए राजी हो जाओ तो मैं तुम्हें एक घर दूंगी जो तुम्हारा अपना खुद का घर होगा। वो थमी, फिर आगे बोली, कैश चाहिए? जितना कहो लिखवा लेना, शादी के दिन सब कुछ दे दूंगी। इनाया की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। आप मुझे लालच दे रही हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों में नमी थी। उसके सामने बैठी वो औरत, वही सुरैया बेगम जो कभी तेज तर्रार थी, आज भीगी आंखों से बैठी थी, जैसे खुद को समझा रही हूँ ये फैसला करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो क्या करती? मजबूर थी। हैदर की हिफाजत के लिए उन्हें भी कुछ ना कुछ करना तो था ही। इनाया के सवाल पर उन्होंने गहरी सांस ली। सामने टेबल से पानी का गिलास उठाया, एक एक घूंट में पिया, फिर सीधे इनाया की आंखों में देखते हुए बोली, नहीं इनाया, मैं लालच नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी की कीमत दे रही हूँ। तुम्हें बस हैदर की हिफाजत करनी है। लेकिन किससे? वो ना समझी से सुरैया बेगम से पूछ बैठी। उसकी आंखों में झांकती हुई सुरैया बेगम बहुत धीरे से बोली, इस घर के रहने वालों से। और इनाया का मुंह हैरत और डर से खुला का खुला रह गया। और कितनी हिफाजत करनी है मुझे उसकी? वो तो उसका खाना तक अपनी जिम्मेदारी पर बनवाती थी। ये भी उसके कामों में शामिल था कि उसकी हर चीज़ संभाल कर देखभाल करके उसे समय पर दी जाए। इतना सब करने के बाद भी उसे खतरा है अपने ही घर वालों से। कहीं वो सारी जायदाद का इकलौता वारिस तो नहीं? इनाया के दिमाग में सवालों की एक आंधी चल रही थी। मुझे कल तक तुम्हारा जवाब चाहिए इनाया, सुरैया बेगम ने कहा। शादी के बाद तुम्हारी तनख्वाह पहले की तरह तुम्हारे घर पहुंचती रहेगी। सोच लो, बार बार किस्मत ऐसे मौके नहीं देती। एक फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। हैदर को तो तुम जानती हो, वो सिर्फ एक मासूम सा 8 साल का बच्चा है। उसे नहीं पता शादीशुदा रिश्ता क्या होता है। तुमने उसे सिर्फ नाम मात्र का रिश्ता जोड़ना है, ताकि लोगों की नज़र में ये रिश्ता आ जाए और तुम हमेशा उसके साथ साए की तरह साथ रह सको। इसके बदले तुम्हारी पूरी ज़िंदगी, तुम्हारे बहन भाइयों की ज़िंदगी, तुम्हारी माँ के अधूरे सपने सब पूरे हो जाएंगे। कुछ भी कमी नहीं रहेगी तुम्हें। बस मुझे कल तक इस बात का जवाब दे देना। इनाया, ये कहकर सुरैया बेगम वहाँ से चली गई और इनाया ढीले कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जहाँ ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। घर लौटते वक्त उसका चेहरा गहरी सोचों में डूबा था। घर आकर भी वो ठीक से खाना नहीं खा पाई। सारी रात बस करवटें बदलती रही। सुबह जब कमरे से बाहर आई तो आमना बेगम किचन में नाश्ता बना रही थी। मामा, वो धीमे से बोली, मैं हैदर से शादी कर रही हूँ। चाय बनाती आमना बेगम का हाथ रुक गया। चाय छलक कर नीचे गिरी। वो हैरान परेशान इनाया की ओर पलटी। क्या मतलब? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? वो उसकी बाह पकड़ चुकी थी। कुछ हुआ है? उसने कुछ किया है तुम्हारे साथ?
मैं तो पहले ही कहती थी ये नौकरी छोड़ दो। भले 7-8 साल का बच्चा है, लेकिन शरीर तो उसका 32 साल का है ना। जबान मर्द है इनाया। कुछ हुआ है ना, सच बताओ। आमना बेगम सदमे में बड़बड़ा जा रही थी, जबकि इनाया बस उन्हें देख रही थी, गहराई से, दर्द से। मम्मा, वो धीरे से बोली, क्या उल्टा सीधा सोच रही हैं आप? हैदर ने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है। वो तो बहुत ही प्यारा मासूम सा बच्चा है। मुझे उससे किसी भी तरह का कोई डर या खतरा नहीं है। और आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो इतना मासूम है, इतना मासूम कि ऐसा वैसा कुछ सोच भी नहीं सकता। उसके अंदर अभी इतनी समझ नहीं, लेकिन मैं फिर भी उससे शादी कर रही हूँ। और उसके पीछे वजह सिर्फ एक है, उसकी जान को खतरा है। उसकी बात सुनकर आमना बेगम ने थोड़ी सुकून की सांस ली, लेकिन अब भी वो बुरी तरह बेचैन थी। पागल हो गई हो? एक पागल इंसान से शादी करोगी? अगर जान को खतरा है तो जाकर पुलिस में रिपोर्ट करें वो लोग। शादी क्यों करोगी तुम? शादी कोई हल है क्या? उनकी आवाज़ गुस्से से भर गई, तीखी और तड़तड़ाती हुई। हक मेहर में बंगला, 5 करोड़ रुपये और इसके अलावा हर महीने मेरी तनख्वाह जो आपके अकाउंट में आती रहेगी। फिर इसे पानी की बोतल निकालते हुए इनाया ने ठंडे शब्दों में कहा। और आमना बेगम, जो अभी और भी बहुत कुछ कहने वाली थीं, अबाक रह गईं। मुंह खुला का खुला रह गया। वो कई पल तक उसे गुमसुम देखती रहीं। इनाया पानी पीकर बोतल वापस फ्रिज में रख चुकी थी। फिर धीरे से फ्रिज का दरवाज़ा बंद करके उनकी तरफ मुड़ी और माँ के चेहरे के हाव भाव पढ़ने की कोशिश करने लगी। तुम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हो? उनकी आवाज़ अब धीमी पड़ चुकी थी। इनाया हल्के से मुस्कुरा दी। हाँ, वो सिर्फ इतना ही बोली थी, लेकिन उसके लहजे में एक ऐसी कड़वाहट थी जो आमना बेगम को खामोश कर गई। उन्हें अंदाजा हो गया अब इनाया को मना करना बेकार है। इनाया हल्की सी तंज भरी मुस्कान के साथ बाहर की ओर बढ़ गई। आप मुझसे शादी कर रही हैं? वो नाश्ते की मेज पर बैठा था। माथे पर बाल बिखरे हुए थे, सुनहरी आंखों में चमक थी। काली शर्ट पहने, हाथ में कीमती घड़ी बांधे, ताज़ा शेव किए चेहरे वाला वो लड़का खूबसूरत मर्दों में गिना जाता, पर इस वक्त वो सिर्फ एक बच्चा था, एक खूबसूरत मासूम बच्चा, मर्द के भेस में छुपा हुआ। तुम जानते हो शादी क्या होती है? इनाया ने नरमी से पूछा। यस, वो एकदम चहक कर बोला था। वी विल बी लिविंग टुगेदर, और हम लोग लेट नाइट मूवीज़ भी देख सकेंगे, टेरिस पर जा सकेंगे, हाइकिंग कर सकेंगे, साइकिलिंग एंड एवरीथिंग। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख्वाब सच्चा हो गया हो। और पता है इनाया, सबसे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? क्या? तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, क्योंकि जब शादी हो जाती है ना, तो लोग एक दूसरे से अलग नहीं होते। फिर तुम्हारी कभी भी छुट्टी नहीं होगी। तुम रात को भी मेरे पास रहोगी और मुझे तुम्हारा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वो इतना खुश था कि खुशी के मारे अपना नाश्ता करना तक भूल गया था। हाथ में पकड़ा हुआ दूध का गिलास उसने टेबल पर रख दिया था और एक के बाद एक अपनी मासूम सी प्लानिंग इनाया को सुनाने लगा। इनाया ने गहरी सांस ली और हंस दी। तो इसका मतलब तुम्हें हमारी शादी से कोई परेशानी नहीं? नहीं इनाया, मैं तो बहुत खुश हूँ। उसकी मासूमियत, उसकी चमकती हुई आंखें देखकर इनाया भी धीमे से मुस्कुरा दी। अच्छा हैदर, जानते हो कल ही हमारी शादी। वो झुककर अपनी उंगली होंठों पर रखता हुआ बोला, ये सीक्रेट है, किसी को भी मत बताना, ऐसा मुझे दादू ने बोला है। इनाया उसे देखकर रह गई, खुद पर नाराज भी हुई और अंदर ही अंदर कुछ टूट भी गई। वो ऐसा कैसे कर सकती है? जो कुछ वो कर रही थी, क्या ये सही था? अगर ये सिर्फ पैसों का सौदा होता, अगर कहीं ना कहीं दिल में लालच होता, तो शायद इतना बुरा न लगता। लेकिन ये दिल, इस दिल का क्या करती? उसे तो कब का हार जाना था और वो हार चुकी थी। उस खूबसूरत शानदार मर्द से उसे मोहब्बत हो गई थी। वो मर्द जो एक मासूम से बच्चे की तरह उसके आगे पीछे चलता था, जो उसके बिना एक पल भी रह नहीं सकता था, जो बेखबर था इस दुनिया की चालाकियों से, लेकिन उसके सुकून की वजह बन गया था। इनाया खुद को समझा नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कब और कैसे हुआ, पर अब ये हर लम्हा महसूस होने लगा था। हर सुबह वो बेसब्री से उठती, उसके घर जाने से पहले उसका चेहरा आंखों में घूमने लगता। जब तक हैदर को देख न लेती उसे चैन नहीं मिलता था। उसकी छोटी छोटी बातें, मासूमियत भरी फरमाइशें, वो खिलखिलाता चेहरा, सब कुछ इनाया की धड़कनों में उतर गया था। अब वो सिर्फ उसकी देखभाल करने वाली नहीं थी, अब वो उसके लिए जीने लगी थी। हर सुबह उसकी मुस्कुराहट में अपनी खुशी ढूंढने लगी थी। और इस मोहब्बत में सबसे बड़ा दर्द ये था कि वो जानती थी ये मोहब्बत सिर्फ उसकी थी, एक तरफा,
एक ऐसी मोहब्बत जो कभी सुनी नहीं जाएगी। वो हर रोज़ उसका ख्याल रखती, उसके लिए खाना बनाती, कपड़े निकालती, उसका नाश्ता बनाते हुए जब उसे देखती तो उसकी धड़कनें आपस में उलझ जाती थीं। उसने चोरी छिपे उसके साथ की कई तस्वीरें अपने मोबाइल में सहेज कर रखी थीं, बेआवाज़ यादें जिन्हें वो किसी को दिखा भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे इजाज़त नहीं थी कि वो हैदर की तस्वीरें अपने मोबाइल में ले। मगर फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाई। सुरैया बेगम ने निकाह को खुफिया रखा था, लेकिन आमना बेगम ने अपने तौर पर अपने घर पर थोड़ा सा इंतजाम कर लिया था, क्योंकि वो बिल्कुल सादगी से तो अब अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती थी ना। उनके अपने रिश्तेदार थे, ख़ानदान के लोग थे। कल भी रिश्तेदार आए थे, जैसे उनके फूफा वगैरह, और उन्हें यही बताया गया था कि इनाया की मर्ज़ी से ये निकाह हो रहा है। पीठ पीछे लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सामने से किसी ने कोई हंगामा नहीं किया था। खालिद और अदनान को भी समझा बुझाकर चुप करा दिया गया था। सुरैया बेगम ने आमना बेगम को एक बड़ी रकम दी थी, रिवायती तौर पर, कि अगर वो कोई तैयारी करना चाहें तो कर लें। उन्होंने रकम ली और एक शादी का जोड़ा जल्दबाजी में जाकर ख़रीद लिया। जेवर, सैंडल, मेकअप, मेहंदी, सब कुछ सिर्फ एक रात में। जैसे जैसे निकाह का वक्त करीब आ रहा था, हैदर की दिमागी हालत उसके जहन से दूर होती जा रही थी। वो भूल चुकी थी कि जिससे वो निकाह कर रही है वो एक मासूम सा बच्चा है, जो सिर्फ दिमाग से 8 साल का है। लेकिन फिर भी वो सब कुछ पूरी खुशी के साथ कर रही थी। दूसरी तरफ वो सफ़ेद कुर्ते में चमकता मुस्कुराता हुआ हैदर अपनी दुल्हन को लेने जा रहा था, खुशी में उछलता झूमता। दादू, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो खुशी से चिल्लाया तो दादू ने नरमी से उसका हाथ पकड़कर कहा, दूल्हे ऐसे उछलते नहीं बेटा, अच्छे नहीं लगते, संभल कर बैठो। लेकिन दादू, जब मुझे खुशी होती है तो मैं ऐसे ही जंपिंग करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। उसकी मासूम सी बात पर दादी ने उसका हाथ थाम लिया और प्यार से पास बिठाया। अगर तुम इसी तरह खुशी में कूदते रहोगे तो तुम्हारी खुशियों को नज़र लग जाएगी, फिर तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। इनाया तुम्हारी दुल्हन नहीं बनेगी। इतना सुनते ही हैदर का चेहरा बुझ गया। उसने झुककर धीमे से पूछा, दादी, अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं होऊंगा, एकदम चुप रहूंगा, बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। दादी की आंखों में चमक आई। एक मासूम दिल जो अपनी दोस्त को अपनी दुल्हन के रूप में पाने के लिए अपनी खुशी तक को रोकने को तैयार था। देखो हैदर, अगर तुम्हें इनाया को अपने साथ लेकर आना है ना, तो तुम्हें ये याद रखना होगा, वहाँ जाकर कोई शोर नहीं मचाना। जब मौलवी साहब तुमसे पूछें कि निकाह मंजूर है तो 3 बार कह देना, कबूल है, कबूल है, कबूल है। फिर एक पेपर पर अपना नाम लिख देना, मेरा मतलब है कि साइन कर देना। बस फिर तुम्हारी और इनाया की शादी हो जाएगी। उसके बाद तुम जितना चाहे खुश हो लेना, जितना चाहे कूद लेना। दादी ने उसका माथा चूमा और वो मासूम सा बच्चा जो मर्द के जिस्म में बंद एक साफ दिल था, चुपचाप बैठ गया। बालों में जेल लगाया, कुर्ता सीधा किया, और अब वो किसी भी नज़र से देखो मासूम था, बेहद खूबसूरत, एक नायाब दूल्हा। सुरैया बेगम ने यह सब देखकर एक सुकून की सांस ली। उनकी सबसे बड़ी चिंता हैदर अब संतोषजनक हालत में था। अब उन्हें एक और आखिरी कदम भी उठाना था। उन्होंने धीरे से अपने पास रखा हुआ अपना मोबाइल उठाया, गहरी सांस ली और अपने छोटे बेटे आमिर को कॉल लगा दी। अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था, निकाह का वक्त हो चुका था और ये बात अब वैसे भी सबको पता चल जानी थी। अब रिस्क नहीं लिया जा सकता था, इसीलिए उन्होंने तय कर लिया। उन्होंने आमिर का नंबर डायल कर दिया। थोड़ी देर बाद आमिर की आवाज़ आई, हाँ ममा। और जो कुछ सुरैया बेगम ने उन्हें बताया, आमिर की तो जैसे बोलती बंद हो गई थी। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद उनकी आवाज़ फटी, ये क्या तरीका है बताने का? आपने अचानक यूँ, ये क्या मतलब है? क्या फुलझड़ी छोड़ दी आपने? बताया तक नहीं कि ये सब क्या हो रहा है। माँ की कॉल पर आमिर दौड़ता हुआ आया। पूरे घर में सदमे की हालत थी। सुरैया बेगम ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था, बस आखिरी पलों में ही खुद तैयार होकर लॉन्ज में आ गई और नौकरों को हुक्म दिया, सबको कहो तैयार हो जाएं, हैदर के निकाह में जाना है। सब जैसे करंट खा गए थे, जो जहाँ था वहीं से दौड़ पड़ा और जब नीचे आए तो जो सूरत हाल देखी तो हैरत की हद न थी, बल्कि गुस्सा हावी होने लगा। तुमने मुझे बताया अपने बच्चों को लंदन भेजते हुए, और उधर समी ने अपना अलग घर खरीद लिया। किसी ने मुझे बताया तक नहीं कि वो अलग शिफ्ट हो रहा है। अब यूँ आखिरी लम्हों में खबर मिलती है तो तुम यूँ क्यों बेचल रहे हो? वो अपने नेल पॉलिश लगी उंगलियों को घूरती जा रही थीं। हाथों में गोल्ड टिकिया, गजरे, सामने मिठाइयों की टोकरियाँ, सोने के सेट, सब कुछ पूरी तामझाम से सजा रखा था। हैदर, तुम अंदर जाओ, मुझे मॉम से कुछ काम है।
उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन जैसे ही हैदर उठने लगा वो तेज आवाज़ में बोली, तुम कहीं नहीं जा रहे हैदर, हमें देर हो रही है क्योंकि मगरिब से पहले ही हमें वहाँ पहुँचना होगा। सुरैया बेगम ने साड़ी संभाली और खड़ी हो गई। अरे बता देती तो 100 तरह के ख्याल सुनने को मिलते, और बताती भी कैसे? कई कई दिन तक तो तुम लोगों के चेहरे तक देखने को नहीं मिलते। उनकी आवाज़ में शिकवा था और थकावट भी। हैदर उनकी ओर देखकर झट से उठा और उनके साथ खड़ा हो गया। एड्रेस सबको मालूम है, जिसे आना हो आ जाए। कल वलीमे की दावत है, पूरा ख़ानदान यहीं आएगा। सुरैया बेगम ने अब सब पर एक आखिरी नज़र डाली, जैसे कह रही हूँ जो करना था कर लिया, और अब जो होगा वो भी देखा जाएगा। फिर उन्होंने हैदर का हाथ थामा और बिना पीछे देखे घर के बाहर की ओर बढ़ गईं। नौकर सारा सामान लिए गाड़ी में रखने को आ गए। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम्हारी माँ ने? समरीन बेगम भड़के हुए अंदाज में बोली। तैयार हो जाओ सब, हमें हैदर के निकाह में जाना है, आमिर साहब ने अपनी बहू से कहा। तो वो बिना कुछ बोले सर हिलाती पलट गई। चेहरा किसी अजीब से एहसास में डूब गया। मैं कहीं नहीं जा रही। आमिर को समरीन की बात तीर की तरह चुभी। उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें अंदर ले गए। सुरैया बेगम और हैदर के पहुंचने के सिर्फ 20 मिनट के बाद ही बाकी सब लोग आगे पीछे घर में दाखिल हुए। चेहरे जैसे हर भाव से खाली थे, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। उलझे निगाहों से सब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन जबानें जैसे तालों में बंद थीं। हैदर को देखकर इनाया के घर वाले और ख़ानदान वाले सन्न थे। वो तो बिल्कुल ठीक ठाक खट्टा कट्टा खूबसूरत और जवान लड़का था, जो शांति और संजीदगी से सोफे पर बैठा था। हमारे यहाँ विदाई के वक्त ही दुल्हन साथ बैठती है, आमना बेगम ने खामोशी में कहा। कोई बात नहीं, निकाह ऐसे ही पढ़ा दिया जाएगा। सुरैया बेगम ने सहजता से जवाब दिया। निकाह के वक्त हैदर ने बिल्कुल उसी अंदाज में सब कुछ दोहराया जैसे दादू उसे सिखा कर लाई थी। इनाया कब आएगी? निकाह ख़त्म होते ही उसने दादू से पूछा, और उसका अंदाज बिल्कुल मासूम और बचकाना था। आमना बेगम उसे देखती रह गई। खाना खा लो बेटा, फिर इनाया आ जाएगी, दादू ने मुस्कुरा कर कहा। धीरे धीरे खाना खाया गया, चाय पी गई, हल्की फुल्की बातें हुई, लेकिन हैदर बेसब्री से दरवाजे की ओर देखता रहा, कहीं इनाया तो नहीं आ रही। और फिर इंतज़ार ख़त्म हुआ, इनाया आ गई। लेकिन जैसे ही हैदर की नज़र उस पर पड़ी, उसकी आंखें एक पल को पत्थर सी हो गईं। उसके सजे सजाए दुल्हन वाले रूप को वो एकटक घूरता रह गया। आंखें लाल होने लगीं, सांसें तेज चलने लगीं, चेहरा तपने लगा। उसका दिमाग जैसे अंधेरे में डूबने लगा, सब कुछ धुंधला हो गया, सर चकराने लगा, एक तेज दर्द खोपड़ी को चीरने लगा। दादू चलें, वो दादू की साड़ी का पल्लू कसकर खींचने लगा। चलो ना चलो, दादू घबरा गई उसकी जल्दबाजी पर। जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाया और ख़ुद भी बैठ गई। सबकी नज़रों में सवाल थे, हैरत थी, पर जवाब कोई भी नहीं दे पा रहा था। खुद इनाया भी बुरी तरह हैरान थी, दिल परेशान था। वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था? वो तो हमेशा बेहद खुश होता था। अब इस तरह वो चुपचाप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा, चेहरा छुपाए हुए। इनाया भी चुपचाप जाकर उसके बराबर बैठ गई। दिल जैसे किसी अनजाने डर से कांपने लगा। कुछ बहुत गलत होने वाला था, बहुत ज़्यादा गलत। सुरैया बेगम फ्रंट सीट पर बैठी और गाड़ी चल पड़ी। घर पहुँचे तो हैदर जैसे तूफान बन गया था। गाड़ी से उतरते ही वो बिना कुछ बोले अंदर भागा। सुरैया बेगम दहल गईं। वो तेज़ी से अंदर दौड़ी तो देखा हॉल में हैदर चीज़ें फेंक रहा था। कुशन, किताबें, गुलदान, सब कुछ बिखरा पड़ा था। हैदर, वो चीख पड़ी, लेकिन वो तो जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में था, दर्द, गुस्से और टूटन से भरा हुआ। आई हेट यू सो मच, वो गले के पूरी ताकत से चिल्लाया था। उसकी भारी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। धीरे धीरे सब लोग जमा होने लगे, लेकिन सबको देखकर वो और भी गुस्से से दहाड़ उठा। इनाया शादी का लहंगा पहने एक तरफ हैरान और परेशान खड़ी थी। उसके होश जैसे उड़ गए थे। हैदर मेरी जान, सुकून से हो जाओ बेटा, तुम्हें हुआ क्या है, बोलो तो सही। सुरैया बेगम उसकी ओर बढ़ी तो वो एकदम से चीखा, आई हेट यू, सब जाओ यहाँ से, दादी प्लीज़ गेट आउट। उसने सोफे को उठाकर दीवार की ओर जोर से धकेल दिया। सोफ़ा उलटकर ज़मीन पर गिरा। इनाया की आंखें डर और सदमे से फटी रह गईं। ये वो हैदर तो नहीं था जिसे वो जानती थी, वो जो फूलों से भी नरम बातें करता था, अब शेर की तरह गुर्राता हुआ तोड़ फोड़ कर रहा था। तुम खुद को नुकसान पहुंचा लोगे मेरी जान, वो रोते हुए चीख पड़ी। उसे रोकने की कोशिश करने लगी। आई जस्ट डोंट केयर, कीप योर डिस्टेंस। वो इतना ज़ोर से चिल्लाया कि सुरैया बेगम एक कदम पीछे हट गईं, लेकिन अब वो चौंक गई थीं। कहीं उनका हैदर वापस तो नहीं आ गया, कहीं उसकी याददाश्त तो नहीं लौट आई। वो फटी फटी आंखों से उसे देखती रह गईं।
तभी हैदर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। दोनों हाथों से बालों को पकड़कर मुट्ठियों में भरकर जोर से कांपने लगा। इसे इसे क्या हो गया? आमिर और समरीन बेगम ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे थे, घबराए हुए, डरे हुए। अर्शी अपने बच्चों को लेकर कमरे में बंद हो गई थी। वो सोच रही थी काश वो भी मरीना के साथ अलग घर में चली जाती, लेकिन आज से पहले उसे हैदर से कोई शिकायत नहीं थी। उसे तो यह भी नहीं पता था उसका पति, उसका देवर और उसके ससुर उसके खिलाफ मिल चुके हैं और इन्हीं तीनों ने मिलकर उसका एक्सीडेंट भी करवाया था। जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाया गया, उसे सुकून का इंजेक्शन दिया गया और फिर वो गहरी नींद में चला गया। सुरैया बेगम की हालत ख़राब थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। काफ़ी देर बाद उन्हें इनाया का ध्यान आया तो उसे हैदर के कमरे में भेज दिया। इनाया अपना भारी लहंगा संभालती हुई कमरे में दाखिल हुई, धीरे धीरे चलते हुए, जैसे कदम उठाना मुश्किल हो। वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। हैदर बेहोशी की नींद में था। उसकी हालत किसी जंग की सिपाही जैसी थी। जख्मी हाथों पर पट्टियां बंधी थीं। वो उन्हें देखती रही देर तक, फिर धीरे से उठी और उसके सिरहाने जाकर खड़ी हुई। घनी पलकों के नीचे उसकी नींद में डूबती हुई आंखें थीं। इनाया की आंखें भर आईं। काश तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। लेकिन फिर उसके दिल में एक अनजानी सिहरन दौड़ी। अगर ये ठीक हो गया तो क्या मुझे अपनी बीवी मानेगा? उसने पास लगे शीशे में खुद को देखा। इतना सजा सबरा चेहरा, इस रूप में वो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन वो खुद को हैदर के सामने फीका महसूस कर रही थी। उसने उसके कम्बल को ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक हैदर ने उसका हाथ पकड़ लिया और झट से आंखें खोल दी और वो एकदम दहाड़ पड़ा। क्या कर रही हो तुम? वो इतनी जोर से चिल्लाया कि इनाया की रूह तक कांप गई। वो घबराकर पीछे हटी। अब वो हैदर नहीं था, ये तो कोई और था। आंखों में खून उतर आया था, चेहरा पागलपन की हद तक गुस्से में था। वो बेड से उतरा और इनाया को एक तरफ धक्का दे दिया। वो दीवार से जाकर लगी। तुम पागल हो गए हो? वो दुल्हन बनी दीवार से सिमटी खड़ी थी, जबकि बेड पर बैठा हैदर पागलों की तरह हंस रहा था। रियली? पागल से ही तो शादी करके आई हो। अब ठीक ठाक बंदा बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे? अब दौलत नहीं मिलने वाली ना? वो एकदम से गंभीर हो गया, उठकर खड़ा हुआ। इनाया का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। प्लीज हैदर, वो कुछ बोलना चाहती थी। शट अप, वो चबा चबा कर बोला। तुम्हें भी देख लूँगा, लेकिन सबसे पहले ये कपड़े बदल लो। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। वो दांत पीसता हुआ ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गया। इनाया वहीं बैठ गई, एकदम पत्थर बनकर। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते रोते जाने कब नींद में चली गई। जब आँख खुली तो खुद को बिस्तर पर पाया। एकदम चौंक गई। मैं यहाँ कैसे? तभी ड्रेसिंग रूम से हैदर की धीमी मगर सख्त आवाज़ आई। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसका लहजा अभी भी गुस्से से भरा था। इनाया चुपचाप उठकर दरवाजे के पास आई और कान लगा दिए। मैं देख लूँगा एक एक को, सबको देख लूँगा। तभी वो जैसे दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि इनाया झूलते हुए गिरती, इससे पहले ही हैदर ने उसका बाजू पकड़ लिया। वो घबराकर उसे देखने लगी। देखो, तुम मुझसे दूर रहा करो। उसका लहजा सख्त था। इनाया को खड़ा देखकर वो हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव उतर आया। वो इनाया के खूबसूरत वजूद को अपनी नज़रों में भर रहा था। इनाया ने जैसे ही खुद पर निगाह डाली वो कांप उठी। उसका दुपट्टा, सारे जेवर सब गायब थे। उसके खुले बाल पीठ पर बिखरे पड़े थे। वो सिमटी सिमटी नजरें झुकाए खड़ी थी। जब मैं वापस आऊं तो कमरे में ये खिलौने नहीं दिखने चाहिए। वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया और इनाया का दिल बुरी तरह धड़क उठा। अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर ही वो बुरी तरह कांपने लगी। कमरे में आई तो उसका भारी दुपट्टा एक तरफ सोफे पर रखा था, पास ही जेवरात रखे थे। वो उसे फर्श से उठाकर बेड पर लाया था। ये सोचते ही उसकी हालत अजीब हुई। उसका ये रूप उसके लिए ऐसा था जैसे वो कल पहली बार उससे मिल रही हो। अभी वो यही सोच रही थी जब नीचे से गरजने की आवाज़ आई। ये तो ज्वालामुखी बनकर सब पर बरस रहा था। वो तेज़ी से बाहर आई और रेलिंग के पास खड़ी होकर नीचे झांकने लगी। मेरा ये संदेश हर एक तक पहुंच जाए। शाम को जब मैं घर वापस आऊं तो मुझे दादू के अलावा यहाँ इस घर में कोई और नज़र नहीं आना चाहिए। आमिर साहब गुस्से भरे अंदाज में बोले। तुम हमें घर से निकाल रहे हो? तो वो 2 कदम यूं आगे आया कि आमिर साहब खुद ब खुद पीछे हट गए। शुक्र मनाइए चाचू कि सिर्फ घर से निकाल रहा हूँ, वरना हैदर इतने काम में जान ले लेता है। एक उंगली उठाई उसने और इस अंदाज से बोला कि आमिर साहब सहम गए थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कसूरवार? मैंने कुछ कहा, कुछ पूछा? नहीं ना? फिर एक हुक्म दिया है आप लोगों को,
शाम को मैं वापस आऊं तो आप और ना आपकी फैमिली का कोई भी इंसान। उसने आसपास खड़े लोगों पर एक नज़र डाली, कोई मुझे खान हाउस में नजर न आए। कहते हुए उसने जाने के लिए कदम बढ़ाए, मगर जाते जाते एकदम पलटकर ऊपर देखा जहां वो खड़ी थी। उसकी सांस रुक सी गई। वो सहम कर फौरन पीछे हट गई। हैदर सर झटक कर बाहर निकलता चला गया। तुम्हें 6 साल बाद यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई हैदर। वो अधेड़ उम्र इंसान कामरान शाह थे, उसके वकील और कानूनी सलाहकार। हैदर संजीदा चेहरा लिए बैठा था। सामने मेज पर कॉफ़ी के 2 कप थे। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? मेरे दिल पर बहुत बोझ आ गया है। दिल से एक भारी पर्दा हट गया है, लेकिन सर में अभी भी दर्द है, एक भारीपन है। कामरान शाह ने एक नज़र हैदर खान पर डाली। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे हैदर, पूरी तरह। तुम्हारी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे पास सही सलामत रखी हैं। हैदर ने एक गहरी सांस ली और हुंकारा भरते हुए बोला, और मेरी अमानत? कामरान शाह ने हल्की मुस्कान के साथ हैदर को देखा। सब कुछ मेरे पास सेफ है। मुझे तुम्हारी तरफ से कोई ऐसा नहीं मिला जिसे मैं तुम्हारी अमानत का हकदार बनाता। बस मेरे पास सेफ रखी हैं। कितनी तकलीफ भरी बात है ना कामरान अंकल? वो धीरे से हंस दिया, एक कड़वाहट से भरी हुई हंसी जिसमें तकलीफ थी, दर्द था और एक गहरा दुख। सोफे की बैक से टिके हुए वो गहरी सांस लेकर बोला, वैसे हैदर, तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारे चाचू? क्या आप मुझे नहीं जानते कामरान अंकल? मेरा दिमाग चीज़ों को जोड़ने और तोड़ने में कितना माहिर है। काश मैं इतना माहिर न होता। काश मैं बेखबर रहता। वो रात जब मुझे धोखे से वहाँ बुलाया गया और फिर मुझे कुचल दिया गया। वो फ़ोन कॉल नकली थी और उस कॉल में बताने वाले ने आमिर चाचू का नाम लिया था, लेकिन वो तो उस वक्त बिल्कुल ठीक थे। लेकिन कॉल करने वाले को कैसे पता कि आमिर चाचू हर रोज़ अपने आई चेकअप के लिए कौन से हॉस्पिटल जाते हैं? ये बात तो सिर्फ घर वालों को ही पता थी ना। कामरान शाह की आंखें हैरत से फैलीं। तो तुम पुलिस ना? उसने सिर झटकते हुए कहा, जो सज़ा दूंगा मैं दूंगा। वो उनके लिए पुलिस से कहीं ज़्यादा तकलीफ दे होगी। मैं उन्हें एक एक पाई के लिए तरसा दूंगा। आज तक जो भी प्रॉपर्टी मैंने उनके नाम की है, वो अब 1 इंच भी उनके पास नहीं रहनी चाहिए। वो इस लायक ही नहीं कि उन्हें कुछ भी दिया जाए। वो शब्दों को चबा चबा कर बोल रहा था। कामरान शाह सिर हिलाने लगे। जैसा तुम कहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा हैदर खान। वैसे सुरैया जी ने एक बंगला इनाया के नाम करने को कहा है 2 दिन पहले ही, और ये बंगला हक मेहर के तौर पर लिखा गया है। हैदर ने गहरी सांस ली। जैसा उन्होंने कहा है वैसा कर दो। कुछ देर खामोशी रही, फिर कामरान ने सावधानी से पूछा, वैसे हैदर, वो तुम्हें लड़की इनाया कैसी लगी? सवाल में डर छुपा था, जैसे कहीं सारा गुस्सा उन्हीं पर न फूट पड़े। लेकिन हैदर ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। सवाल हवा में उड़ता चला गया। वो खुद ही धीमे स्वर में पूछ बैठा, जब मैं अस्पताल में था क्या वो आई थी? कामरान शाह पल भर के लिए खामोश हो गए। फरा, हैदर खान की पहली मोहब्बत। कॉलेज से यूनिवर्सिटी फिर ऑफिस, हर जगह वो साथ रही थी। लेकिन जब हैदर को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो कभी नहीं आई। तुम्हारे कोमा में जाने के बाद वो कभी नहीं आई हैदर। हाँ, जब उसे पता चला तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तब उसने मुझे फ़ोन किया था। कामरान ने कहा तो हैदर चौंक उठा। क्या कहा उसने फ़ोन पर? उसके लहजे में उम्मीद थी, जैसे कोई टूटे रिश्ते की डोर फिर से पकड़ना चाहता हो। लेकिन कामरान शाह की बात ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा था, क्या हैदर की याददाश्त चली गई है? वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया, सब बता दिया। मुझे लगा वो उन लोगों में से होगी जिन्हें तुम्हारे पास होना चाहिए। लेकिन उसने कहा वो जर्मनी जा रही है। मुझे लगा वो वापस आएगी, लेकिन उसने पलट कर खबर तक नहीं ली। शुरू के 2-3 साल हमने इंतज़ार किया। सालों का साथ था, उम्मीद तो थी ही, लेकिन वो तो जैसे मंजर से ही गायब हो गई। हैदर का चेहरा भावहीन था, लेकिन होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। जब अपने ही रिश्ते अपने न रहे तो फिर वो क्या थी, एक गैर? उससे क्या उम्मीद करता? वो उठकर खड़ा हुआ, मैं अब चलता हूँ। लेकिन कॉफ़ी तो पीते जाओ। तुम तो कॉफ़ी के दीवाने थे हैदर। उसने मुंह बना लिया। इसका स्वाद अब अच्छा नहीं लगता। देखते हैं इन 6 सालों की गुमनामी ने और क्या क्या बदल दिया है। कहते हुए वो दरवाजे की ओर बढ़ गया। कामरान शाह सिर्फ उसे जाते हुए देखते रह गए, मुस्कुराती निगाहों से। वो न सिर्फ बिजनेस पार्टनर थे, बल्कि एक गहरा रिश्ता भी था उनके बीच, एक पिता जैसी ठंडी छाया। वो अक्सर उसकी खबर ले लिया करते थे। खान हाउस भी आते जाते रहते, और अब तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि हैदर खान की याददाश्त वापस आ चुकी है।
जब शुरुआत में उसकी याददाश्त गई थी तब कई बार मीडिया ने इंटरव्यू के लिए संपर्क करने की कोशिश की थी, उसकी तस्वीरें और वीडियो लेने की कोशिश की, मगर सुरैया बेगम ने हमेशा मीडिया वालों को भगा दिया था, हमेशा लोगों से सावधान रखा था। वो हर 3 महीने के बाद उसकी केयर टेकर भी बदल देती थी। इनाया एक इकलौती ऐसी थी जो पिछले 9 महीने से उसकी केयर टेकर थी और उसकी देखभाल पूरे दिल से कर रही थी। वो घर पहुंचा तो बाहर मीडिया वालों की भीड़ जमा थी। गाड़ी से उतरते ही उसे घेर लिया गया। क्या आप अपने बिजनेस की तरफ वापस आएंगे? आपकी कंपनी पिछले 6 सालों में बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार रही है। आपको क्या लगता है, क्या आप उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर सकेंगे? हैदर खान, क्या आप अपने कातिलों को ढूंढ लेंगे? हैदर साहब, हमें बताइए। वो इन सब से नजरें बचाते हुए अंदर दाखिल हुआ और चौकीदार को इशारे से गेट बंद करने को कहा। ऊपर बालकनी में इनाया खड़ी ये सब मंजर खामोश निगाहों से देख रही थी। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान दौड़ गई, दुख भरी मुस्कान। कल तक जो बच्चा उसकी उंगली पकड़कर चलता था, कहानियां सुनता था, उसके साथ टेडी बियर से खेलता था, आज अचानक ही बड़ा हो गया था, जिम्मेदार बन गया था, लेकिन इनाया से उतना ही दूर भी हो गया था। उसके दिल में दर्द की एक टीस उठी। काश वो हमेशा वो 8 साल का बच्चा ही रहता, कभी उसकी याददाश्त वापस न आती और वो पूरी ज़िंदगी उसके पहलू में गुजार देती। उसके घर आने की आहट से उसका दिल अजीब एहसास से घिरने लगा। वो अंदर आई और कमरे में सोफे पर बैठ गई। तभी उसका फ़ोन बजने लगा, लेकिन इनाया का मन नहीं था किसी से भी बात करने का। फ़ोन की लगातार बजती घंटी से परेशान होकर उसने स्विच ऑफ कर दिया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा वो सामने गेट की ओर देखते हुए बैठी थी, जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। उसने कपड़े बदल लिए थे, बाल सलीके से बंधे थे, चेहरा धुला हुआ था। वो सवालिया निगाहों से उसकी ओर देख रही थी। उसने नपे तुले अंदाज में पूछा, आप खाना खाएंगे? कितना फ़र्क आ गया था सिर्फ एक दिन में। कल तक वो बिना झिझक उसकी पसंद पूछकर नए नए तरीक़ों से उसके लिए खाना बनाती थी, और जब वो मना करता तो कभी प्यार से तो कभी डांट कर ज़बरदस्ती खाना खिलाती थी। और आज उसे सिर्फ खाने के पूछने के लिए 100 बार सोचना पड़ रहा था। सुरैया बेगम की सारी बातें उसके दिमाग से मिट गईं। नॉर्मल रहो, एक बीवी की तरह, मगर कैसे? नहीं, उसने छोटा सा जवाब दिया और ड्रेसिंग रूम में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद वापस आया तो वो अब भी वहीं खड़ी थी। खाना क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि मेरी मर्जी, तुम जाओ और खा लो। लेकिन उसने खामोश निगाह उस पर डाली तो वो होंठ भींच कर रह गई। जो कुछ हुआ उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। बड़ी हिम्मत करके वो बोली थी। अच्छा फिर? उसने सीने पर हाथ बांधते हुए पूछा तो वो एकदम से गड़बड़ा गई। उसकी घूरती निगाहें उसे बौखलाहट में डाल रही थीं। यही मैं पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं तो मैं क्या करूँ? क्या तुम्हें सर पर बिठाऊँ, तुम्हारी आरती उतारूँ? उसके तंज भरे शब्दों पर वो चुप रह गई। मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते आप। अगर मुझे पता होता आपकी याददाश्त यूँ शादी के दिन ही वापस आ जाएगी तो मैं कभी आपसे शादी ना करती। मुश्किल से आंसू रोकते हुए उसके शब्दों में नाराज़गी झलक रही थी। वो होंठ भींच कर खामोश हुआ और चेहरा फेर कर अपना नया मोबाइल ऑन करने लगा जो आज ही खरीदा था। जाकर खाना खाओ और आकर सो जाओ। इस बार उसका लहजा थोड़ा नरम था, मगर अब भी गंभीर। मैं कल अपने घर चली जाऊं? वो एकदम पलटा, चेहरे पर गुस्सा छलकने लगा। क्यों? क्योंकि अब मेरी खान हाउस को ज़रूरत नहीं। वो नज़रें झुकाए कमरे से निकल गई, जबकि हैदर वहीं पत्थर बना बैठा रह गया। वो पिछले 6 सालों में बहुत कुछ भूल चुका था, मगर इस लड़की से जुड़ा एक भी लम्हा नहीं भूला था। उसका हर पल, हर बात जैसे एक नई रोशनी की तरह उसके दिमाग में जल रहा था। लेकिन फिर वो खुद से बोला, ये सब तो उसकी जॉब का हिस्सा था। शादी भी उसने पैसों के लिए की थी, तो अब अगर वो जाना चाहती है तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है? वो बड़बड़ाता हुआ मोबाइल बैकअप एक्टिवेट करने लगा। जैसे ही पुराना जीमेल डाला, सारी तस्वीरें और डेटा वापस आने लगा। उसने फ़ोन वहीं रखा और जाकर बेड पर लेट गया। सिर भारी था, इसलिए नींद जल्दी ही आ गई। वो खाना खाकर लौटी तो उसे बेड पर सोता पाया। उसका फ़ोन एक कोने पर रखा था, तो वो खुद जाकर सोफे पर लेट गई। सामने ही उसका बैग पड़ा था, जिसे देखते हुए न जाने वो क्या क्या सोचे जा रही थी, और फिर नींद में चली गई। सुबह आँख खुली तो खुद को दोबारा बेड पर पाया। मैं और मेरी ये गहरी नींद, कुछ खबर ही नहीं होती और हर रात मेरी जगह बदल जाती है। तुम सोते सोते कौस से गिरने वाली थी, इसलिए बेड पर शिफ्ट कर दिया। कल से बेड पर ही सोना, रोज़ रोज़ तुम्हें उठाकर नहीं लेटाऊंगा। तो गिरने देते? वो नाराज़गी से बोली। हैदर ने गहराई से उसकी ओर देखा। उसकी नज़रें दिल तक उतर गईं।
वो पलटकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। घूरना आता है बस इन्हें, जैसे अभी निगल जाएंगे, वो बड़बड़ा रही थी। हैदर मोबाइल लिए कमरे से निकल रहा था। वो ड्रेसिंग रूम में गई, कुछ मिनट यूं ही खड़ी रही, फिर बाहर निकली तो देखा वो नहीं था। 26 साल की इनाया 7-8 साल के हैदर पर रौब जमाती कितनी अच्छी लगती थी, और अब इस 33 साल के मर्द की निगाहें हर वक्त उसे घूरती रहती हैं। वो बड़बड़ाते हुए कमरे से निकली और सीधा सुरैया बेगम के कमरे में जा पहुंची। मैडम, उसने कमरे में दाखिल होते ही सुरैया बेगम को पुकारा, लेकिन तुरंत ही उनकी घूरती निगाहें उस पर आ गिरीं। ये मैडम क्या होता है? दादू कहो मुझे, समझी तुम? वो नरमी से बोली, और इनाया की आंखों में नमी उतर आई। मगर मैं यहाँ नहीं रह सकती, वो धीरे से बोली। दादू के ड्रेसिंग रूम में फाइल ढूंढता हैदर वहीं रुक गया। सारा ध्यान बाहर से आती आवाज़ों पर था। क्यों नहीं रह सकती? मेरे लिए मुश्किल है। वो मुझ पर गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, कितनी बातें सुनाते हैं, और फिर मैं उन्हें कैसे पसंद आ सकती हूँ? अब तो वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और वैसे भी ये शादी इसलिए हुई थी ताकि मैं उनकी हिफाजत कर सकूँ। मगर अब अल्लाह का करम है, वो अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। और फिर हमारा कोई मैच भी तो नहीं। वो बोल रही थी, मगर शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। आंखें आंसुओं से भरने लगीं। मुझे वो घर और पैसे भी नहीं चाहिए, मैं हक मेहर भी छोड़ रही हूँ। मेरी नीयत सिर्फ और सिर्फ हैदर की हिफाजत करना थी। क्यों? सुरैया बेगम ने उसे ऊपर से नीचे तक गहरी नज़रों से देखा। क्यों उसकी हिफाजत करना चाहती थी? और मैच क्यों नहीं है तुम्हारा और हैदर का? सुरैया जी के सवाल पर इनाया ने घबराकर अपनी उंगलियां मरोड़ी। आप खुद समझदार हैं, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। अंदर खड़े हैदर की आंखें सिकुड़ गईं। ख्यालों में घूमा, खूबसूरत, हसीन, लंबे बाल, गहरी दिलकश आंखें और तीखे नए नक्श। कहाँ से प्यारी नहीं है ये लड़की? वो धीरे से बड़बड़ाया। और ना ही हैदर मुझे पसंद करते हैं। उसकी आवाज़ पर दोबारा हैदर के कान खड़े हो गए। उन्हें लगता है मैंने पैसों के लिए उनसे शादी की है। हैदर ने अपने होंठ जोर से भींच लिए। जबकि तुम्हें 8 साल के हैदर से मोहब्बत हो गई थी। सुरैया बेगम ने उसकी असलियत खोलकर बम फोड़ दिया। यानी वो जानती थीं कि इनाया हैदर से मोहब्बत करती है। उसकी बीमारी के बावजूद भी धड़कते दिल को थामते हुए उसने सुरैया बेगम की ओर देखा, जिनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया, जबकि हैदर की आंखें हैरत से फैल गईं। हाथ में पकड़ी फाइल पर उसकी पकड़ कस गई। मैंने देखा था एक बार, तुम बाहर गार्डन में बैठी चुपके चुपके हैदर की तस्वीरों को निहार रही थीं। उस दिन हैदर घर पर नहीं था। वो अपने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया था, और शाम को ही वापस आता। इतने ही घंटे में तुम उसे मिस करने लगी थी। दादू, वो एक मासूम सा जज्बा था, अटैचमेंट थी। मैं अब उन पर ज़बरदस्ती हावी नहीं होना चाहती, लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। वो हल्के से मुस्काई तो रुके हुए आंसू गालों पर बहने लगे। हैदर अंदर उसकी आंखें देखने को दिल ही दिल में तड़पता वहीं खड़ा रह गया। वो मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकते। वो रोते हुए कमरे से निकल गई। हैदर का दिल चाहा दौड़कर उसे खुद से भींच ले और कह दे, वो अटैचमेंट सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी थी। उसकी मुस्कान, उसका नरम अंदाज, हल्की फुल्की डांट, सब कुछ दिमाग के पर्दे पर घूमने लगा। कब तक छिपे रहोगे? अब बाहर निकलो। सुरैया बेगम ने आवाज़ लगाई तो वो अपने भाव छुपाता हुआ बाहर आ गया। क्यों इतना बुरा सलूक करते हो इतनी प्यारी बच्ची के साथ? बीवी है तुम्हारी, कदर करो उसकी। उन्होंने नाराज होकर कहा तो उसने सिर्फ धीरे से गर्दन हिलाई और कमरे से निकलकर सीधा उसके पीछे चला आया। वो कमरे में अपना पर्स उठा रही थी, बाहर जाने को तैयार थी। कहाँ जा रही हो? जज्बात की शिद्दत को थामे उसने खुद को नॉर्मल रखा, मगर नजरें उसकी लाल आंखों पर भटकती नहीं। अपने घर। तुम्हारा घर ये है, उसने नरमी से कहा तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। कहीं नहीं जा रही तुम? वो उसे देखता ठहरे हुए अंदाज में बोला। लेकिन कुछ भी नहीं। तुम कहीं नहीं जा रही। उसने जोर देते हुए उसके हाथ से पर्स लिया और उसका सूटकेस उठाकर ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गया। खुद ही उसका सामान एक और सेट करता अलमारी में रखता चला गया। इनाया वहीं उलझन में घिरी खड़ी थी। वापस आया तो वो सोफे पर बैठी गहरी सोचों में डूबी थी। तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। बाहर? वो बुरी तरह उलझी। खाना खाने, उसने कहा और ड्रेसिंग रूम की ओर इशारा किया। जाओ, तैयार हो जाओ। वो उठी और उसे देखती रही। अब मुझे ही देखती रहोगी? वो देखने के लिए अभी बहुत टाइम है, लेकिन अगर लेट हुई तो याद रखना बाहर नहीं ले जाऊंगा, और घर पर न तुम खाना खाओगी और न मैं। वो बोलते हुए मुस्कुरा दिया। उसने धीरे कदमों से ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ती इनाया को आवाज़ दी, और हाँ, बाल खुले रखना। वो करंट खाकर रुकी, पलट कर देखा
तो वो उसी को देख रहा था। वो निगाहें जो सीधे दिल में उतरती थीं। हैदर अचानक मुस्कुरा दिया। कुछ देर के बाद वो बाहर आई, हल्के गुलाबी रंग का ड्रेस, बाल खुले हुए, हल्का सा मेकअप। हम बाहर क्यों जा रहे हैं? उसने गाड़ी में बैठते हुए सवाल किया। बताया तो था, खाना खाने। हमारी शादी जैसे भी हालात में हुई हो तो मेरी बीवी ना। तो फिर आपने वलीमा कैंसिल क्यों करवा दिया, वो भी अखबार में ऐड लगवा कर? उसके शब्दों की ठंडक में दर्द था। हैदर ने देखा वो उदास नजर आ रही थी। जल्दी ही वलीमा भी हो जाएगा, उसने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। देखिए, आप जो भी मेरे बारे में सोचते हैं वो कुछ कहने लगी तो हैदर ने बीच में उसकी बात पकड़ ली। क्या सोचता हूँ? यही कि तुम लालची हो। नहीं, तुम लालची नहीं हो, उसने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा। तो इनाया उसकी ओर हैरत से देखने लगी। लेकिन कुछ नहीं। कोई भी याददाश्त की वापसी पर अगले दिन ही नॉर्मल नहीं हो सकता। मैं भी नहीं हूँ। मेरा सर भारी है, आंखों के सामने अंधेरा है, मुझे वो भी दिखता है जो नहीं होता। मैं हजार बातें सोचता हूँ, लेकिन जब अपनों से ही धोखा मिले तो आदमी अपने साय पर भी यकीन करना छोड़ देता है। वो ठहर कर उसे देखता रहा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। जानती हो क्यों इनाया? इनाया ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखों में जब भी देखता हूँ तो मेरी नज़रें वहीं ठहर जाती हैं, दिल को सुकून मिलता है और मैं भूल जाता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। थोड़ी देर के लिए सारे गम मिट जाते हैं, सारे धोखे पीछे छूट जाते हैं। इनाया पत्थर बनी उसे देखे गई। उसके शब्द सच थे या झूठ? अगर उसे अपना दिल सीने में फड़फड़ाता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी नज़रें हैदर पर जमी हुई थीं। ऐसे देखोगी तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। वो हल्के से मुस्कुराया। मुझे जज मत करो कि मैं तुम्हारी अच्छाई को नज़रअंदाज करके खूबसूरती को चुन रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे बारे में थोड़ी सी भी रिसर्च करो तो तुम्हें पता चलेगा मैं कितना हुस्न परस्त रहा हूँ। वो हंस दिया। इनाया ने बेख्तियार अपनी नज़रें चुरा लीं। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो एक पल के लिए आईना देखना चाहती थी ताकि हैदर की कही बात पर यकीन कर सके। वापसी पर वो उसे गाड़ी से अपनी बाहों में उठाकर सीधा अंदर की ओर बढ़ा, जबकि इनाया शर्मा कर रह गई। क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। घर में कोई भी नहीं है सिवाय दादू के, और दादू ये सीन देखेंगी तो खुश हो जाएंगी, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वो उसे सीधा अपनी गोद में लिए कमरे में आया था। बेड पर बिठाते ही उसके बेहद करीब हो गया और धीरे से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। इनाया उसकी इस नज़दीकी पर शर्म से लाल हुई थी। उसने हैदर को अब तक एक मासूम बच्चे के रूप में देखा था, और अब अचानक उसका ये नरम गरम स्पर्श उसके तन और मन दोनों को बहकाने लगा था। अगले ही पल उसके शर्म से गुलाबी पड़े चेहरे को हैदर अपनी निगाहों में भरता हुआ उसके होठों पर झुक गया और बड़ी शिद्दत से उसके होठों का जाम पीने लगा। लाइट बंद करता हुआ वो उसे हर पर्दे से आज़ाद कर गया और पूरे दिल से अपनी पत्नी स्वीकार करते हुए उस रात अपने सारे जज्बात इनाया के वजूद पर निछावर कर दिए। 1 महीने के बाद हैदर खान के लंबे चौड़े लॉन में रंग और खुशबू की बहार थी। हर तरफ लोग थे। ऐसे में हैदर खान क्रीम कलर की कीमती सूट में अपनी तमाम तर ताजगी और खूबसूरती के साथ महफिल पर छाया हुआ था। सबकी निगाहें तो उसके बराबर में खड़ी इनाया पर थीं, जो क्रीम रंग की डिजाइनर साड़ी में थी। वो पहले से कहीं ज़्यादा निखर गई थी। सांवला रंग अब साफ लगने लगा था। माय लेडी, मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी आया। वो उसके कंधे को छूता हुआ आगे बढ़ा। इनाया मुस्कुराते हुए उसे जाते देखती रही। हैदर के साथ हर दिन जैसे एक ख्वाब था। उसे लगता जैसे वो किसी ख्वाब में जी रही हो। वो रोज़ किसी पल ठहर कर सोचती, ये मोहब्बत, ये तवज्जो, ये शिद्दत हकीकत है या वो किसी हसीन सपने में डूबी हुई है। मगर अपने आसपास का मंजर देखकर उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन आ जाता। कभी उसकी आंखों से बाहर आता सालों पुराना हीन भावना का एहसास खो चुका था। वो अब खुद को पसंद करने लगी थी, अपने लुक्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, तो वो अब खुद को भी हसीन लगने लगी। और तब उसे एहसास हुआ वो इतनी सांवली भी नहीं थी जितना उसने खुद को मान लिया था। बस जरा सा आत्मविश्वास और वो बदल गई थी। सजी सबरी काजल मस्कारा लगाए, हल्के से इत्र में भीगी हुई, वो मोहब्बत में भीग चुकी थी। वो चलती हुई अपनी माँ के पास जा रही थी जब पीछे से किसी ने पुकारा, इनाया। वो पलटी, मुस्कुराहट ओढ़कर सामने देखा। टेबल के पास खड़ी एक लड़की, लंबे कद की, गोरे रंग की, खूबसूरत मगर शातिर निगाहों वाली। मैं फरा हूँ, वो बोली, निगाहें इनाया के वजूद पर जैसे कुछ ढूंढ रही थीं। हैदर से कब मिली? मैं उसे सालों से जानती हूँ। तुम्हें कभी उसके सर्कल में नहीं देखा?
इनाया धीरे से मुस्कुराई। लेकिन मैं तो हैदर को बचपन से जानती हूँ। ये नामुमकिन है, आपको मैं नज़र नहीं आई? उसके लहजे में ठहराव था। अच्छा, हैदर ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया? वो बेअंग से मुस्कुराई। शायद आपके बारे में बताना जरूरी नहीं समझा होगा। इनाया के जवाब पर उसके चेहरे का रंग